बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3 खबरें हैं और तीनों ही खबरें बहुत बड़ी खबरें हैं। एक खबर सदर मुमलिकत आरफ अलवी और दूसरी इमरान खान से मुतल्लिक है, जबकि तीसरी खबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से है, क्योंकि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ है और इसके साथ ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है। और जबकि इमरान खान साहब ने इतराफ़ जुर्म किया है और इसके अलावा उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में होने वाली इस कार्रवाई की मुकम्मल रुदात जो है और इनसाइड स्टोरी वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी साहब के खिलाफ 2 मुकदमात हैं और दोनों के दोनों संगीन तरीन मुकदमात हैं और इन मुकदमात में जो सज़ा है वो बहुत सख्त किस्म की सज़ा हो सकती है। और इसके साथ साथ सदर साहब को पैगाम भी भेज दिया गया है और अडयाला जेल में सेल भी तैयार किया जा रहा है, सफाई सुथराई की जा रही है। ये माजरा क्या है, इन तीनों अमूर पे आपके साथ जो है वो तफसीलात भी शेयर करेंगे, इनसाइड स्टोरी भी है और एनालिसिस भी आपके सामने रखें। तो लिहाजा सबसे पहले मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी साहब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इन दिनों सदर मुमलिकत जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी कभार तो काम करना होता है और अगर वो अपना वही काम करने से इनकार करे तो फिर ज़रूरत क्या है, इस ओहदे पे बैठे रहने की फिर तो कोई वजह ही नहीं है। सदर साहब का काम क्या है, वो आइनी सरबराह है। आइनी तौर पे उन्होंने पार्लिमान से मंजूर होने वाले कवानीन की मंजूरी देनी है, यानी कि उन पर दस्तखत करने हैं। इसी तरह अगर सेनेट का कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है तो उनको जो है वो एक समरी भेजी जाती है, उन्होंने उसकी अप्रूवल देनी है और इजलास कॉल किया जाना है। इसी तरह से कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि वज़ीर आज़म इसकी एडवाइस जो है वो भेजते हैं और वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत ने उनकी अप्रूवल देना होती है। ये सिर्फ उनके पास इस किस्म का इख्तियार है और ये उनका फ़र्ज़ भी है। लेकिन अब बंदा अपना फ़र्ज़ ही अदा ना करे, अपने फ़र्ज़ से जो है वो गफलत का मुर्तकब हो, तो फिर उसकी सज़ा क्या है। और फिर फ़र्ज़ भी आइनी हो, अगर आप आइन के मुताबिक अपना काम नहीं करते और आइन को वायलेट करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके ख़िलाफ़ उसी आइन के तहत कार्रवाई होगी। और आइन फिर ये कहता है कि आइन तोड़ने वाला आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है और आर्टिकल 6 का मतलब है गद्दारी का मुकदमा। और गद्दारी के मुकदमे में पता सज़ा कितनी होती है? मेरा ख्याल है कि कम से कम उम्र कैद या फिर तख्तादार भी हो सकता है, फांसी घाट भी हो सकता है। तो जनाब सदर साहब के खिलाफ एक मुकदमा पहले से पेंडिंग है, क्योंकि सदर मुमलिकत जो ओहदा है इसे इस्तिस्ना हासिल है। जब तक आरफ अलवी साहब ऐवान सदर में मौजूद हैं और इनके नाम के साथ सदर मुमलिकत का जो टाइटल है वो अटैच है, तब तक इनको इस्तिस्ना हासिल है और इनके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा जो है उसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई कभी भी नहीं हो सकती। इस्तिस्ना तब तक है जब तक आप सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हैं। लेकिन आप तो डेली वेजर हैं ना, क्योंकि आपकी अपनी जो मुद्दत है वो आई थिंक वो तो सितंबर में कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उसके बाद तो सदर साहब जो हैं वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि डेली वेजर के तौर पे हैं कि जब तक अगला सदर नहीं आता तब तक काम चलाने के लिए जो है चालू माल पड़ा हुआ है। लेकिन सदर साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। सदर साहब ने आइन को तोड़ने का इकदाम बड़ी ज़रूरी किया, जल्दी कर दिया था। याद है आपको जब इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से रोका, कासम सूरी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने रूलिंग दी, उनकी रूलिंग भी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी। सदर साहब ने उस रूलिंग के बाद इमरान खान की एडवाइस पर असम्बली तहलील कर दी थी। ये गैर कानूनी काम था और इसकी जो अपना आप कह सकते हैं कि एक जस्टिफिकेशन है या इसकी तस्दीक कि इस गैर आइनी इकदाम की तस्दीक खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है ना, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने, बल्कि वो जज भी उमर अता बंदियाल साहब थे, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही वाला बेंच था। उन्होंने सदर साहब के और उस वक़्त के वज़ीर आज़म के और डिप्टी स्पीकर के इकदाम को गैर आइनी इकदाम भी करार दिया और आइन को वायलेट करार देने का इकदाम भी करार दिया। और ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इस मामले पे इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जर्वेशन मौजूद है। जैसे ही जनाब अलवी साहब ऐवान सदर से रुखसत होंगे तो फिर उसके बाद ये शायद अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि ये अडयाला जेल जाएंगे। और इसके अलावा आज अभी ये जो कर रहे हैं, जो इनका कंडक्ट है, वो भी तो आइन को तोड़ने वाला है ना, आइन से इनहराफ वाला है, क्योंकि इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, इनको एडवाइस आई है, इन्होंने वापस भेज दी वो समरी, नहीं बुलाना नहीं मैं। क्यों नहीं जी, वो पार्लियामान मुकम्मल नहीं है। कैसे मुकम्मल नहीं है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को स्पेशल सीट्स अलाट करें, कैसे अलाट करें ये भी तो बताना चाहिए ना। अगर कानून इजाजत ही नहीं देता तो जनाब आपकी मर्जी के मुताबिक काम होंगे, जो आपने कह दिया वो होना चाहिए। मतलब यहां पे कोई जमहूरी निज़ाम नहीं बल्कि सदर मुमलिकत साहब की बादशाहत कायम है कि वो कहते हैं ये कर दो तो होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर हम नहीं मानते आइन को। तो सर अगर आप आइन को नहीं ना मानते तो आपके खिलाफ ये मुकदमा भी कायम होगा। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मीडिया से जो उनका इंटरेक्शन हुआ उसमें उन्होंने कहा कि सदर साहब के खिलाफ 2 मुकदमात कायम हो सकते हैं और ये दोनों के दोनों मुकदमात बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात हैं। और इसके अलावा अडयाला जेल में एक सेल जो है वो तैयार किया जा रहा है, सफाई सुथराई की जा रही है। वैसे 3 जो खसूसी सेल हैं ना VVIPs, उनमें तो तीनों के तीनों फिल हैं। एक में परवेज़ लाई साहब हैं, एक में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और एक में इमरान खान साहब हैं। अब अगर कोई चौथी हाई प्रोफाइल शख्सियत अडयाला जेल जाएगी तो मेरा ख्याल है कि उनको उस लेवल का सेल तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको हाई सिक्योरिटी जोन में जो है वो रखा जा सकता है। और इसके लिए हाई सिक्योरिटी जोन में जो है सफाई सुथराई और तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी तो सदर साहब को पैगाम भेज दिया ना, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर कोई हमसाये में आ जाए, करीब आ जाए तो पहले ज़रा थोड़ी सी लैक सलैक, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो तहरीक इंसाफ वालों के जो तर्जमान हैं रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने आपने सुना देखा ना उनकी वो अपना बयान, जिसमें वो कहते हैं कि जी इमरान खान की सज़ाओं को माफ़ करने के हवाले से सदर मुमलिकत को जो ट्वीट्स के ज़रिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए जो मुतालबात किए जा रहे थे उस पर इमरान खान साहब ने यह पैगाम भेजा है कि जी मुझे सदारती माफ़ी नहीं चाहिए। मतलब तुहानू मिल कित्थे रही सदारती माफ़ी? अब पहले तो ये बताएं कि क्या मौजूदा सदर के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि वो जनाब रियासत के चोर को, एक सजा याफ्ता करप्ट शख्स को और उस बंदे को कि जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का मुर्तकिब हो, और आज भी वो बंदा ये कह रहा है कि जी मैं जेल से IMF को ये ख़त लिखूँगा कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की डील ना करे, इनको कोई भी बेल आउट पैकेज ना दे, क्योंकि पाकिस्तान को अगर बेल आउट पैकेज दे देंगे तो शायद पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर जाए, उसकी वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में एक मुश्किल वक्त जो है वो हम गुजारने के बाद अच्छे वक्त में दाखिल हो जाएं। लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए और हुकूमत के साथ IMF जो है वो डील ना करें, ये उनको ख़त लिख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जिसकी सोच ये है कि अगर वो बरसरे इक़्तिदार नहीं तो फिर पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, और वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो पाकिस्तान के रियासती अदारों पे हमले भी करते हैं, वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़ामन अदारों की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश भी करते हैं, वो पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को अवाम से लड़ाने की साजिश भी करते हैं। वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत को आलमी सतह पे बदनाम करने की जो है वो साजिश भी करते हैं, वो आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी सर वो मतलब वो कहते हैं कि जी हम मुहब्बे वतन हैं, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है। और सर मैंडेट नहीं दिया आपको, आप मैंडेट चोर हैं। इसीलिए तो आप जो है इस वक्त ये मुख्तलिफ किस्म का जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जी ये हमारी सीटें छीनने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जहाँ पे उन्होंने इतराफ़ किया और फ़र्द जुर्म लगा, एक तो उनके ख़िलाफ़ ये अल कादर का जो करप्शन केस है 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, ठीक है, इस मामले पे उन पे और बुशरा बीबी पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान साहब ने फ़र्द जुर्म और बुशरा बीबी ने भी फ़र्द जुर्म से इनकार तो किया है, और इसके साथ साथ इमरान खान को अदालत जब जज साहब ने कहा कि जी आप ये पढ़ लें, तो इमरान खान ने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता कि इसमें क्या लिखा होगा। ज़ाहिर है पता तो होगा भैया, आपने खुद किया है,
वो जो एनसीए की तरफ से आपको वो लेटर आया था जिसको आपने बंद लिफाफे में कबीना से मंजूर करवाया था, आपको पता है क्या किया था आपने? वो 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान का पैसा था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर गया था और वहां से भेजा गया, ये रियासत का पैसा था। आपने बड़ी होशियारी के साथ कबीना से उसकी बंद लिफाफे में मंजूरी करवाई और फिर ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिया जिसमें मलिक रियाज ने 460 अरब जमा करवाने थे। आपने मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड की फेवर दी, उसके अगेंस्ट मलिक रियाज ने आपको अल कादर की जमीन दी जिसके आज आप और आपकी अहलिया मोहतरमा ट्रस्टी हैं। वैसे तो आप दावा करते हैं कि जी आपसे ज्यादा नेक और ईमानदार कोई नहीं है, यह दावे की हद तक है, क्योंकि आपका काम यह है ना कि मजहबी टच देना, लोगों के जज्बात के साथ खेलना। आप तस्लीम तो नहीं करते कि जी मैंने कोई गलत काम किया है, क्योंकि आप तो यह भी कहते हैं कि भाई तोशा खाना से मैंने घड़ी ली तो मैंने कीमत दी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। और भाई ये घड़ी आपकी नहीं थी, ये वजीर आजम पाकिस्तान का गिफ्ट था, ये रियासत पाकिस्तान को मिला हुआ गिफ्ट था। अगर आप वो रखते और उसको आप इस्तेमाल करते तो वो जनाब अली पाकिस्तान के लिए एक एजाज होता, लेकिन आपने तो बिजनेस किया। आपने वहां से सस्ते दामों खरीदी और ओपन मार्केट ने अरबों रुपए की बेच दी, फायदा उठाया ना, आपने बिजनेस किया है। तो लिहाजा ये तोशा खाना जो है वो कोई आप उसको कोई ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी का कोई जुमा बाजार था कि मैंने अब वहां से चीज खरीद ली और बेच दी। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब, इनके खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद हो चुका है, लेकिन मजे की बात यह है कि इमरान खान ने एक एतराफ़ भी किया है। एतराफ़ यह है कि आपको याद है ना कि इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को किस नाम से मुखातिब करते थे। मैं वो दानिस्ता तौर पे नाम नहीं यूज़ करता, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था मैं यूज़ नहीं करता। आप लोग चूँकि अच्छी तरह जानते हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान को किस नाम से मुखातिब करते थे। और इसी तरह ये महमूद खान अचकजई साहब को जो है वो गद्दार करार दिया करते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब से ना मीडिया ने जो बातचीत इनकी वहाँ पे होती है गैर रस्मी, एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि जी आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो डैश मैं डाल रहा हूँ, और महमूद खान अचकजई को आप गद्दार कहते थे, ठीक है, और आज आप अपने फ़ायदे के लिए इनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं, ये सवाल था। अब इस पर जवाब क्या है? इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के ख़िलाफ़ हैं जिन्हें धांधली करके जितवाया गया है, धांधली करके जिनको हराया गया है, उन जमातों को हम इकट्ठा करके इनके साथ मिलकर जद्दोजहद या एहतजाज करेंगे। अब ये जो जवाब है इसका मतलब ये है कि इमरान खान ये तस्लीम कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो उनका जो स्टांस है जो इलेक्शन के हवाले से वो दुरुस्त है। तो अगर वो आप इसका एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की और धांधली करके तहरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद थे उनको जितवाया गया और खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ाब्ता तौर पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे तो मसल्ला जत्थों ने इलेक्शन जो है वो करवाया है। और वो मसल्ला जत्थे कौन हैं वो बता रहे हैं। बल्कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैंने कितनी वीडियोस में कहा कि वो लोग हैं ना जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में फ़ायदा लिया, जिनको उबर की सहूलियात मिली, जो सेफ हाउस से ऊपर पे बैठे और निकल गए, और जिन लोगों को इमरान खान से पहले मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से निकाला गया था, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, वो वापस आए ना। और इमरान खान तो जनाब खुलेआम कहा करते थे कि इनको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, वो मसल्ला जद्दोजहद भी करें और जनाब हम उनके साथ बैठ के सियासी डायलॉग भी करें। बड़ी अजीब किस्म की मंतक नहीं थी? वो उन लोगों ने देखे ना फिर इलेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि जनाब इमरान खान ने ये इतराफ़ किया है। अब इमरान खान के इतराफ़ के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब और वो पार्टी जिन पे इमरान खान कह रहे हैं ना कि इन्होंने धांधली की है, मतलब नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, इन सब को ये डिमांड करनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं इसका ऑडिट किया जाए और मुकम्मल तौर पे ये हकायक पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों के सामने लाया जाए कि वो मिलिटेंट ग्रुप कौन है जिन्होंने इंतखाबात में एक मखसूस जमात को जितवाने के लिए
अपना किरदार अदा किया है। ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आनी चाहिए। और इसके अलावा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आपको आपके इल्म में है कि जब से वो आए हैं तब से तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो कोई ना कोई इस किस्म की साजिश मार्केट में लेके आ जाते हैं कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस ओहदे पे ना हो या कम अज़ कम वो केसेस की समाअत ना करें। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी रेफरेंस दायर किया गया था और इस पर ना सिर्फ रेफरेंस दायर किया गया बल्कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई, उनकी किरदार कुशी की गई, उनकी अहलिया मोहतरमा की किरदार कुशी की गई, उनकी अहलिया मोहतरमा के ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया गया, उनकी अहलिया मोहतरमा को बार बार अदालतों में और FIA के दफातर में तलब किया जाता रहा। इवन के जिस दिन उनके वालिद सरीना ईसा साहबा के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था उस दिन भी FIA वाले समन लेके जो है वो उनके घर पहुंच गए थे कि जी आपने पेश होना है। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ थी, लेकिन इसके बावजूद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा ने ये जो तमाम इल्ज़ामात थे इनका उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने अदालतों में इनको फेस किया और ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो गलत साबित हुए। फिर ऐसा वक्त भी आया कि उन पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने माफ़ी मांगी और एक दूसरे को जो है वो ब्लेम गेम दिया। इमरान खान ने PTI ने कहा या इमरान खान ने कहा कि जी वो कहीं और से आया था, उसने कहा कि वो कहीं और से आया था। तो ये सारे के सारे जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इकट्ठे थे, बाद में जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस जो है वो गलत साबित हुआ तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे। और अब उसी किस्म की सोच रखने वाले एक वकील साहब हैं कलीम जावेद, लाहौर से आई थिंक इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई है। सॉरी, रेफरेंस नहीं होता, ये शिकायत होती है। शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें कहा गया है कि जी 17 फरवरी 2024 को लियाकत चट्टा वो जो साबिक कमिश्नर था पिंडी का, उसकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके रद्द अमल के तौर पे काजी साहब ने मीडिया को इंटरव्यू दिया और अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े करने की भी कोशिश की और इसके साथ साथ वो इस पूरे मामले पे असरअंदाज भी हुए, इलेक्शन की धांधलियों के मामले पे वो जो है वो असरअंदाज हुए। और ये जो उनका इकदाम है ये कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो अपना खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उन्होंने ये जो इकदाम किया है इस पर उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 के तहत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी की जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आने तक इनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे ना सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जो आपने शिकायत दर्ज करवाई है आपने कभी साकिब निसार साहब को नहीं देखा था? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो कोई बाज़ाब्ता मीडिया टॉक नहीं की, वो अचानक एक वाक़या हुआ और उनको उस दिन इल्म भी नहीं था कि ये इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो साकिब निसार साहब तो बाकायदा तौर पे मीडिया को बुला के विज़िट किया करते थे, वो तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ अदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में सरप्राइज़ विज़िट किया करते थे और फिर वहाँ पे मीडिया के साथ गपशप भी किया करते थे। वो तो सियासी मामलात में आज खुद नोटिस ले लिया करते थे और फिर आज खुद नोटिस लेने के बाद वो इस किस्म के रिमार्क्स दिया करते थे कि आपके इल्म में नहीं है। तब किसी को ख्याल क्यों नहीं आया कि साकिब निसार साहब ये जो कर रहे हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा वो इसलिए इनकी आंख में या इनके दिमाग में चुभ रहे हैं कि सर वो सहूलतकारी नहीं कर रहे, वो एक लाडले के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत वाला सलूक नहीं कर रहे, वो आइन और कानून की बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये आइन कानून के मुताबिक है तो लिहाजा मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, तो लिहाजा ये इनको जो है ना वो दर्द उठ रहा है। लेकिन खैर ये शिकायत आ गई है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो वो जिस तरह से मामलात को लेके आगे बढ़ते हैं ये शिकायत भी वो भेज देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को, चूँकि वो जायज़ा ले लेंगे। अगर तो ये शिकायत कुनुंदा जो है इनके पास सबूत होगा तो पेश किया जाना चाहिए, वरना फिर होता क्या है ये शिकायतें दर्ज करवाते हैं और अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर कहे कि हम कार्रवाई करने को तैयार हैं तो फिर ये माफ़ी मांग लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का मामला था, याद है ना, वो आमना मलिक वो अपना सिविल सोसाइटी वाली थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। तो सर इसके अलावा सुप्रीम
जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो भी बुला लिया गया है। बड़ी अहम मामला है क्योंकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का अभी तक मामला जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला था, इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 29 फरवरी को इजलास करेगी, जिसमें इस पूरे मामले का जायज़ा लिया जाएगा। वैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब रिज़ाइन कर चुके, उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि शायद उनकी जान छूट जाए, लेकिन उनकी जान नहीं छूटी। मैंने तो तब भी कहा था कि नकवी साहब आपने बहुत देर कर दी, आपको पहले आप इस्तीफ़ा देते तो शायद सूरत हाल बदल जाती, लेकिन अब नकवी साहब की जान नहीं छूटनी। 29 फरवरी 2024 को मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक अहम किस्म का और बड़ा दर्दनाक किस्म का फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि मुज़ाहिर नकवी साहब के इस केस ने बारिश का पहला कतरा साबित होना है। बस देखिएगा उसके बाद फिर कैसी मूसलाधार बारिश होती है। इंशाल्लाह ये आपके सामने आ जाएंगी तमाम चीज़ें। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।